हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिल पर आरपीएससी आरएसएसबी में हार्दिक स्वागत है। और साथियों हम बात कर रहे हैं आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़। यहाँ पर सेकंड ग्रेड साइंस के लिए साथियों मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो सीरीज़ है मेरे दोस्तों, वो सिर्फ सेकंड ग्रेड ही नहीं, यानी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री और भी समस्त आरपीएससी की जो साइंस से रिलेटेड मेरे दोस्तों एग्जाम है, उन सभी के लिए साथियों मेरे दोस्तों ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आरपीएससी का जो पैटर्न है मेरे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू का जो ट्रैक है मेरे दोस्तों, उसको फॉलो करता है। आज की सीरीज़ का पहला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों, उस पर हम बात करते हैं बिना किसी टाइम गंवाए। तो आज का पहला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों, वो है जल विलेय सभी विटामिन को, सॉरी एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी रहे। तो पहला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों, जल विलेय यानी कि वाटर सोल्यूबल जो भी विटामिन है मेरे दोस्तों, वो वाटर सोल्यूबल कौन कौन है। पहला तो है बी और दूसरा है सी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है मेरे दोस्तों, वो वाटर सोल्यूबल है। सभी जल विलेय सभी विटामिन एक को एंजाइम के रूप में, यानी कि को एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। किसके लिए? किण्वक अभिक्रियाओं में, यानी कि जो फर्मेंटेशन जो रिएक्शन होती है मेरे दोस्तों, उनमें से जो उनमें वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं मेरे दोस्तों, वो को एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन उनमें से अपवाद क्या कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको पहले बता दूं, कोई सा भी प्रश्न आपको कभी भी देखने को मिले, हमेशा प्रश्न को शांति से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए और उसको टुकड़ों में पढ़िए। ऑटोमेटिक आप आंसर निकाल पाएंगे। पहला ऑप्शन है मेरे दोस्तों यहाँ पर विटामिन B1, दूसरा है विटामिन B5, तीसरा है विटामिन B9 और चौथा है विटामिन सी। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, विटामिन बी की बी कॉम्प्लेक्स के साथियों, जो ये मेरे साथी हैं, विटामिन B1, B5 और B9 साथियों, ये तीनों जो है साथियों, फर्मेंटेशन जो अभिक्रिया होती है मेरे दोस्तों, उसमें को एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। विटामिन सी ही ऐसा है जो को एंजाइम के रूप में कार्य नहीं करता है, स्पेशली फर्मेंटेशन अभिक्रियाओं में, और वाटर विलेय भी है। तो मेरे दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए कि विटामिन बी और सी जो है मेरे दोस्तों, वो तो वाटर सोल्यूबल हो गए, यानी कि जल विलेय हो गए। लेकिन जैसे कि विटामिन ए बचा, विटामिन डी बचा, ई बचा, के बचा, ये कौन से विलेय हैं? तो मेरे दोस्तों ये वसा विलेय यानी कि फैट सोल्यूबल है। तो अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, वो है केचुए का उत्सर्जी उत्पाद क्या है? ऑप्शन है आपके पास केवल अमोनिया एवं यूरिक एसिड, केवल यूरिया एवं एमिनो एसिड, केवल एमिनो एसिड, और ऑप्शन नंबर 4 है अमोनिया, यूरिया एवं क्रिएटिनिन की सूक्ष्म मात्रा। तो मेरे दोस्तों केचुए का जो उत्सर्जी उत्पाद है, यानी कि केचुआ जो निकालता है, वो है मेरे दोस्तों यहाँ पर अमोनिया, यूरिया एवं क्रिएटिनिन की सूक्ष्म मात्रा। अमोनिया और यूरिया तो साथ में निकालता है, ये साथ ही साथ क्रिएटिनिन भी अर्थवर्म का यहाँ पर उत्सर्जित उत्पाद होता है। तो दोस्तों अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों पीवाईक्यू सीरीज का कोई सा भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और वो आपके लिए एक एक जीवनदायिनी औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। क्योंकि एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न निर्मित होते हैं। निर्यात मानचित्र बनाने हेतु जैविक रंजकों का कृत्रिम मार्कर के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक रंजक नहीं है? तो साथियों ये जो निर्यात मानचित्र है मेरे दोस्तों, ये विटल स्टेन्स जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है साथियों मेरे दोस्तों फेयर मैप के लिए। तो फेयर मैप बनाने के लिए अब आप इसमें से देखिए जो कौन सा है जो है मेरे दोस्तों, वो अपन को देखना है कि कौन सा जैविक रंजक नहीं है, यानी कि जो ऐसा कौन सा है जो जैविक रंजक नहीं है। पहला है नाइल ब्लू सल्फेट, दूसरा है जेनस ग्रीन, तीसरा है निल्सन रेड कॉपर और चौथा है बिस्मार्क ब्राउन। तो साथियों ये जो कृत्रिम मार्कर है, ये तो साथ इनके नाम तो साथियों आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। तो विटल जो स्टेन है, आर्टिफिशियल जो मार्कर है मेरे दोस्तों, इनके तो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इनमें से मेरे दोस्तों निल्सन रेड कॉपर जो है मेरे दोस्तों, वो जैविक रंजक नहीं है, बल्कि जैसे जेनस ग्रीन है, बिस्मार्क ब्राउन है, नाइल ब्लू सल्फेट है, ये तीनों जो है जैविक रंजक है मेरे दोस्तों। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों इस सीरीज का 2018 का क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नई वाला प्रश्न साथियों हमेशा पूछा जाता है सीधा। यहाँ पर इन्होंने एक साइड लार्वा दे रखा है, दूसरी साइड जिसमें लार्वा पाया जाता है उसका संदर्भित जीव दे रखा है। तो साथियों इफायरा लार्वा ओरेलिया में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। पेरेनकाइम्यूलर लार्वा जो है मेरे दोस्तों, वो पोरीफेरा में। इसको साथियों याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इधर भी पी आ रहा है और इधर भी पी आ रहा है, यानी कि पी से पी को मिला दो। पेरेनकाइम्यूलर लार्वा जो मेरे दोस्तों पोरीफेरा में मिलेगा। अगला है साइडिप्ड लार्वा मेरे दोस्तों टीनोफोरा में मिलता है। और चौथा जो ऑप्शन है मेरे दोस्तों, वही यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। रेविडिटी फॉर्म लार्वा है जो मेरे दोस्तों, वो वाउचेरिया में नहीं मिलकर वो मिलता है मेरे दोस्तों यहाँ पर निमेटोड्स में साथियों आप फाइलेरिया आता है, टीनोफोर आता है, यानी कि राउंड स्वर्म जो होते हैं मेरे दोस्तों, ROUNDS
राउंड वर्म जो होते हैं मेरे दोस्तों उनमें मिलता है यहाँ पर रेबिडिटी फॉर्म लार्वा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, उभयचरों में तंत्रिका नाल बनाने वाली कोशिकाएं आती है। उभयचरों में जो तंत्रिका यानी कि एम्फीबिया है मेरे दोस्तों, एम्फीबिया की यहाँ पर बात हो रही है। एम्फीबिया में यानी कि तंत्रिका नाल जो मेरे दोस्तों जो बनता है यहाँ पर साथियों, न्यूरल ट्यूब जो बनती है मेरे दोस्तों, वो कौन सी कोशिका से बनती है, वो कौन सी ओरिजिन है, यानी कि एक्टोडर्म में, मेसोडर्म में, नोटोकॉर्डिया, सोमोसाइट से। तो मेरे दोस्तों बात करें यहाँ पर अधिचर्म की यानी कि एक्टोडर्म की, तो एक्टोडर्म से ही यहाँ पर न्यूरल ट्यूब बनती है, यानी कि तंत्रिका नाल जो है मेरे दोस्तों एम्फीबिया में बनती है। तो यहाँ पर सही आंसर मेरे दोस्तों हो जाएगा एक्टोडर्म यानी कि अधिचर्म। तो साथियों अभी तक आपने चैनल शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको शेयर करें। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको ये पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। साथियों मुझे आप सपोर्ट कीजिए। टी कोशिकाएं परिपक्व होती है, यानी कि जो टी सेल्स होती है मेरे दोस्तों, आपको ध्यान है प्रतिरक्षा में काम आती है। कौन सी ग्रंथि में ये परिपक्व होती है, इनका मेच्योरेशन कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, दूसरा है थाइमस ग्रंथि, तीसरा है प्लीहा में यानी कि स्प्लीन में, चौथा है अस्थि मज्जा में। तो साथियों थाइमस जो ग्लैंड है यहाँ पर, थाइमस जो ग्रंथि है उसमें साथियों यहाँ पर टी कोशिकाओं का मेच्योरेशन होता है। तो यहाँ पर परिपक्वन जो है मेरे दोस्तों टी सेल्स का, वो कहाँ मिलता है? थाइमस ग्रंथि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि थाइमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों आज की सीरीज का, वो है गोल्जी कार्यों का एक मुख्य कार्य। साथियों गोल्जी बॉडी जो है अपने यहाँ पर सिलेबस में है, यानी कि कोशिका की जो और कोशिकांग है उनमें गोल्जी काय जो है मेरे दोस्तों प्रमुख एक कोशिकांग है। और तो इसका एक मुख्य कार्य, इसके कई सारे नाम है साथियों, नाम भी आपको इसको ध्यान रखना। तो इसका एक मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश अनाधारित प्रकाश संश्लेषण में, और किण्वन में, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के पृथक्करण में, प्रोटीन के रूपांतरण में। तो साथियों प्रकाश अनाधारित प्रकाश संश्लेषण में गोल्जी काय कोई काम नहीं करता, फर्मेंटेशन में कोई काम नहीं करता, ईटीएस के पृथक्करण में भी ये कहीं काम नहीं आता, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांस यानी कि ईटीएस जो है मेरे दोस्तों इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। चौथा है मेरे दोस्तों प्रोटीन के रूपांतरण में, यानी कि प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन है मेरे दोस्तों उसमें गोल्जी काय बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो साथ ही इसका जो मेन जो वर्क है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रोटीन के रूपांतरण में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों स्क्रीन पर 118, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए क्लोनिंग के लिए अभिष्ट नहीं है? तो साथियों यहाँ पर 3 ऑप्शन होंगे जो कि डीएनए क्लोनिंग में काम में आएंगे, और चौथा ऑप्शन होगा जो कि डीएनए क्लोनिंग से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। डीएनए लाइगेज जो एंजाइम में मेरे दोस्तों डीएनए क्लोनिंग के दौरान जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि ये किस काम आता है? जोड़ने के काम में आता है। एक वाहक वेक्टर का होना जरूरी है, अतः यह भी इसके लिए दोनों चीज़ें यहाँ पर डीएनए क्लोनिंग में चाहिए। मिथाइलेजिस एक एंजाइम है। और चौथा यहाँ पर रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो साथियों ये जो है इसको बोला जाता है आणविक केचियाँ, यानी कि काटने वाला एंजाइम, मोलिकुलर सीजर वाला एंजाइम है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है। तो तीनों एंजाइम 1 और 2 और 4 वाले जो ऑप्शन है ये हमेशा डीएनए क्लोनिंग में मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 है मेरे दोस्तों यहाँ पर मिथाइलेजेस जो एंजाइम है इसका डीएनए क्लोनिंग में रोल नहीं होता। तो इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों इसका क्या चला जाएगा यहाँ पर? मिथाइलेजेस, क्योंकि इन्होंने पूछा है अभिष्ट नहीं है, यानी कि वो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आज की सीरीज का, वो है ग्लाइकोलाइसिस एवं केप्स चक्र के बीच में सेतु का कार्य करने वाला मेटाबोलाइट है। तो कौन सा है जो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस और केप्स जो साइकिल चलता है मेरे दोस्तों उसके बीच में लिंक का कार्य करता है? ऑक्जेलो एसीटेट, पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम ए, अल्फा कीटोग्लूटेरेट। तो मेरे दोस्तों आपको सबको ध्यान है लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का जो मेरे दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट है वो तो यहाँ पर पायरुविक एसिड है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्रेब्स चक्र जो है मेरे दोस्तों वो ऑक्जेलो एसीटेट से प्रारंभ होता है, ओए जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर जो लिंक रिएक्शन का काम करता है मेरे दोस्तों वो करता है एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम है मेरे दोस्तों वो क्या करता है? एसिटाइल कोएंजाइम है जो है वो बीच में दोनों को सेतु का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम है, जो कि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों फेमस प्रश्न है यहाँ पर लिंक रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है, पौधों में उपशीर्ष वर्धन प्रेरित होता है, यानी कि पौधे में जो सब एपिकल इलोंगेशन है वो कौन से हार्मोन से होता है? ऑक्सिन द्वारा, जिब्बेरेलिन द्वारा, साइटोकाइनिन द्वारा, इथाइलिन द्वारा। तो साथ में इसका सही आंसर चला जाएगा ऑक्सिन द्वारा यहाँ पर पौधे में उपशिष्ट वर्धन प्रेरित होता है। ये प्रश्न साथियों सीधा एनसीईआरटी की लाइन से पूछा है, अतः एनसीईआरटी देख लीजिए आप कितनी महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस में। तो साथियों इनको जरूर फॉलो करें। तो साथियों यदि आज की सीरीज आपको अच्छे लगे, आपको ये क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशन अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि इसमें और अपन कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों यदि आज की सीरीज़, थैंक यू।